हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपकी मेरी जो भी वीडियो होंगी वो आपके तक पहुंच जाएंगे। तो आज पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। सबसे पहले इन पंक्तियों का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता रुबाइयों से ली गई हैं और इन पंक्तियों के जो शायर हैं वो फिराक गोरखपुरी जी हैं। इन रुबाइयों में कवि ने एक माँ द्वारा अपने बच्चे को झूला झुलाना तथा उसे हवा में ऊपर उछालने का बहुत ही मन भावन वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे उन दोनों का जो वर्णन किया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को हाथों में झुलाती है, उसे गोद भरी। व्याख्या देखिए स्टूडेंट्स कि एक माँ जो है अपने बच्चे को आंगन में लिए चांद के टुकड़े मतलब उसका बच्चा, उसका जो बेटा है या बेटी जो भी है, कि अपने आंगन में अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर वो खड़ी है, हाथों पे झुलाती है और उसे बार बार कभी उसे हाथों से ऊपर उछालती है, कभी उसे झुला रही है, उसे गोद भरी, कभी वो उसे बार बार अपने गोद में लेती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है। कभी कहता है कि बार बार लोका देना का मतलब होता है उछालना, कि जो माँ है अपने बच्चे को बार बार हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जब माँ अपने बेटे को बार बार हवा में उछालती है तो जो बच्चा है अपनी माँ को देख के उसको जो हवा में उछाला जाता है तो वो हंसता है बहुत जोर जोर। उसकी जो किलकारियां हैं वो गूंजने लग जाती हैं। विशेष देखिए स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में शायर ने एक माँ और पुत्र का बहुत ही जो स्वाभाविक प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। इसमें माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को झुलाती है और उसे पुनः हवा में उछाल देती है। भाषा कैसी है? सरल, स्पष्ट है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और सब चैन बिल्कुल स्टिक हैं। चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में दृश्य तथा सर्वे बिंबों का प्रयोग किया गया। दृश्य मतलब देख सकते हैं, सर्वे मतलब सुनने के बाद जो मन मस्तिष्क में जो भी आपके चित्र अंकित होता है उस सर्वे बिंब होता है। प्रसाद गुण और वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य मतलब जहाँ पे माँ और बच्चे का प्रेम व्यक्त होता है वहां पे वात्सल्य रस होता है। ठीक है। सेकंड पैरा देखिए। नहला के छलका के जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब माँ नहला के अपने बच्चे को जब नहलाती है, छलके का मतलब है पानी को उसके ऊपर गिराना, छलकाना निर्मल जल से। जब माँ अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को पानी छलका के साफ जल से उसको जब नहलाती है, उलझे हुए गेसू का मतलब होता है बाल। क्या होता है? गेसू, बाल। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करती है और जब वो अपनी बच्चे को जब वो कंघी करती है तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, तो वो जो बच्चा अपनी माँ के मुख को बहुत ही प्रेम से देखता है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, और जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में लेकर उसे जब कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है। विशेष देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने एक माँ तथा उसके छोटे से नन्हे से बेटे का जो बहुत ही स्वाभाविक यहाँ पे वर्णन किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। वात्सल्य रस की यहाँ पे अभिव्यक्ति हुई है। सहज, सरल, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। सब चैन सर्वथा उचित और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। रुबाई छंद का सफल प्रयोग
किया गया है और घुटनियों तथा पिनहाती जैसे कोमल शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब दिवाली की शाम को सायकाल के समय घर पुते और सजे, कवि कहता है जब लोग अपने घरों को पोत देते हैं, सजा लेते हैं, तो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नरम दमक। तो कवि कहता है कि माँ अपने शिशु को, अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, उसको खुश देखने के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने जो हैं उनको जगमगाते हुए खिलौनों को लेकर अपने बच्चे को देती है और वो रूपमती मुखड़े पर एक नरम दमक। और जब कहता है कवि, जब माँ अपने बच्चे को उन खिलौनों को देती है तो उसके मुख पर एक चमक आ जाती है, उसका जो सुंदर मुख है वो चमक उठता है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। और माँ भी बहुत ही प्रसन्न दिखाई देती है। और जब माँ बच्चे के घरौंदे का मतलब होता है रेत से बनाया हुआ घर, कि जब माँ बच्चे द्वारा रेत से बनाए गए घर के अंदर दीपक जला देती है तो जो बच्चा है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो उठता है। विशेष देखिए, यहाँ कवि ने दिवाली के अवसर पर माँ के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और माँ की ममता और उसकी कोमलता का यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक मनोरम वर्णन किया गया है। पूरी जो रुबाइयां हैं इसमें एक ही मात्रा, जैसे सजे, पुते, लावे, एक ही मात्रा का यहाँ पे बार बार प्रयोग हुआ है, आवर्ती हुई है और सहज सरल सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग है। शब्द चयन बिल्कुल सही, उचित सटीक है। प्रसाद गुण तथा वात्सल्य रस की यहाँ पे अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट पैरा देखिए। आंगन में ठुनक रहा जिद्द आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इन पंक्तियों में जो माँ है वो अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहती है कि जो बच्चा है आंगन में ठुनक रहा है, कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो अपनी माँ को मनाने के लिए आंगन में झूठ मूठ से वो रो रहा है, मचल रहा है, अपनी माँ को मनाने के लिए जिद आया है और जिद करके वो बैठा हुआ है। बालक तो है ही चांद पे ललचा है, बालक ने जिद कर रखी है मुझे तो वो चांद ही चाहिए। कवि क्या कहता है कि बालक अपनी माँ से वो चांद रूपी जो खिलौना है ना उसे लेने की जिद कर रहा है, दर्पण उसे दे के कह रही माँ। और कवि कहता है कि जो माँ है अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती और बच्चे को मनाने के लिए, उसे खुश देखने के लिए उसे दर्पण देती है। दर्पण का मतलब होता है आईना, उसे आईना देती है और उस आईने में उस चांद को दिखाती है और कह रही होती है, देख बेटा आईने में चांद उतर आया है, कि देख इस चांद इस शीशे के अंदर ही उतर आया है और तुम इसे अपने हाथों में ले लो इस चांद को, क्योंकि जो चांद है वो दर्पण में दिख रहा है, आईने में दिख रहा है, अब तुम इससे खेल सकते हो क्योंकि यह जो चांद है वो तुम्हारा है। चांद दर्पण में दिखाई दे रहा है इसलिए माँ कहते हैं कि चांद तुम्हारा है। विशेष क्या है कि यहाँ पे कवि ने बच्चे की जिद और उसका जो मनचला स्वभाव है उसका बहुत ही स्वाभाविक यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस पद का वर्णन गतिशील होने के साथ साथ चित्रात्मक कहाँ होता है, जब हम कोई चीज पढ़ें, सोचे किसी वस्तु के बारे में तो वो चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उभरे। अब मैं बात कर रही थी चांद की, तो हमारे मन मस्तिष्क में चांद का एक दृश्य नजर आता है, हम उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, सहज सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है और इनमें उर्दू के शब्दों का बहुत ही सुंदर मिश्रण किया गया है। रुबाई में कोमलता लाने के लिए जिद्दाया जो हाई शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया क्योंकि उर्दू के शब्द हैं। और प्रसाद गुण और वात्सल्य रस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और इसमें रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखिए। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है,
घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रही है, लच्छे भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली का मतलब है यहाँ पे मीठी मीठी बात करने वाली बेटी, और घटा का मतलब है जल से भरे हुए बादल, गगन आकाश, लच्छे तारों से बना हुआ गहना जो हाथों में पैरों में पहना जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए स्टूडेंट्स। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह की आज रक्षाबंधन का त्योहार है और प्रातः काल का समय है, और रस की पुतली और जो छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी जो लड़की है जो अपनी मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातें करने वाली, और छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, मीठी मीठी बातें करने वाले जो बालिका है बहुत ही खुश है, वो उमंग से भरी हुई है। और कवि कहता है कि आकाश में भी छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। कवि कहता है कि आकाश में भी जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, काले काले बादलों की हल्की हल्की जो छाया आकाश में दिखाई दे रही है, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। और कवि कहता है कि उसके हाथों में जो राखी है, राखी के जो धागे हैं वो बिजली के समान चमक रहे हैं। जो लच्छे हैं वो किसकी भांति दिखाई दे रहे हैं कि जैसे बिजली आकाश में चमक रही हो। भाई के है बांधी चमकती राखी। और कवि कहता है कि वो इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है कि वो अपनी भाई की कलाई पर वो चमकते जो राखी के जो लच्छे हैं उनको वो बांधती है। विशेष देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि ने राखियों के जो रेशमी लच्छे हैं, दो धागे हैं, उनकी तुलना कवि ने किससे की है? बिजली से की है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का तथा उपमा अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पे किसी एक शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है। ठीक है, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, जैसे हल्की हल्की, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नन्ही बालिका के लिए रस की पुतली। रस की पुतली का प्रयोग किसके लिए किया गया? एक छोटी सी बच्ची के लिए किया गया है। संपूर्ण जो पद है इसमें दृश्य बिंब की सुंदर योजना की गई है और सहज सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। रुबाई छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, रुबाइयों के जो है क्वेश्चन आंसर समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रश्न देखिए, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है? कवि कहता है कि कवि क्या कहना चाहता है। राखी क्या होता है? एक पवित्र धागा होता है। क्या होता है राखी? एक पवित्र धागा होता है और इसे जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। ये धागा अवश्य ही कच्चा होता है, परंतु इसका जो बंधन है, क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है और भाई बहन का जो रिश्ता है उसका प्रतीक है, तो ये एक पवित्रता के बंधन का प्रतीक है। ये धागा जो बहुत ही पक्का माना जाता है। इसकी पावनता जो है, इसकी जो पवित्रता है, वो मन की प्रत्येक जो छटा है उसको चीरकर चमकने लगती है। मतलब इसके आगे सब कुछ फीका होता है भाई बहन के प्रेम के आगे, और इसका आकर्षण कैसा होता है? बिजली के समान होता है। जैसे बिजली चमकती उसी प्रकार राखी के जो लच्छे हैं वो भी चमक रहे थे। जिस प्रकार आकाश में चमकने वाली बिजली की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसी प्रकार जो एक बहन है अपने भाई को जो राखी बांधती है वो एक जो धागा ही होता है, उस धागे की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। कवि कहता है कि भले ही भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हों, परंतु जो राखी का जो त्योहार, जो पावन त्योहार होता है, वो भाई बहन के इस रिश्ते को एक दूसरे की याद वो हमेशा दिला ही देता है। और राखी का यह पर्व वर्षा की ऋतु सावन में आता है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है, एक छोटा क्वेश्चन। कब आता है? वर्षा की ऋतु सावन में आता है। और इसलिए कवि ने इस ऋतु को भी प्रभावशाली बनाने के लिए राखी को यहाँ पे उपादान बनाया है। ठीक है, राखी का वर्णन किया है। इस प्रकार कवि की जो भाव व्यंजना है बहुत ही प्रभावशाली और मनोरम यहाँ पे हुई है। खुद का पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है?
खुद का पर्दा खोलना एक मुहावरे का प्रयोग है यहाँ पे, और इस मुहावरे के माध्यम से कवि लोगों को यह बताना चाहता है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, वो दूसरों की बुराई नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपना राज खोल रहे होते हैं। वो अपना जो घटियापन है वो लोगों को दिखाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि निंदा करने वाले जो लोग हैं उनकी राय आपके बारे में कैसी है, ठीक है, और वो कितने पानी में हैं, और बिना बताए ये लोग आपके चरित्र के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और हमें इससे यह भी पता चलता है कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, आपके बारे में वो क्या राय रखते हैं। कवि यह भी कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि निंदा करनी बुरी बात है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हैं वो निंदा करने से बाज नहीं आते, भले ही वो अपना पर्दा खोल रहे, अपना राज दूसरों को बता रहे होते कि हम ऐसे लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता भी व्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। किस्मत और जो मानव है, भाग्य और जो मानव है, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस्मत हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग है, जो भाग्य हमारे जीवन से जो जुड़ा हुआ है, और हम और जो किस्मत है एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत हैं। हम विधाता ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें प्राप्त होगा, ठीक है, पूरक है। इसलिए अतः किस्मत पर रोना और उसे कोसना भी व्यर्थ है, क्योंकि किस्मत जब तक हमारा साथ नहीं देती तब तक हम कुछ कार्य स्वयं नहीं करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम किस्मत की अधिक चिंता न करके अपना कर्म करें, परिश्रम करें, मेहनत करें। और अगर हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें जीवन में जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी, न कि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वो कभी मेहनत नहीं करते। उनका यह कहना है कि मेहनत करने पर उन्हें पूरा फल नहीं मिलता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि कवि कहता है कि हम किस्मत को रो लेते और किस्मत हमें ये कहकर होती है कि ये कुछ मेहनत नहीं कर रहा, परिश्रम नहीं कर रहा, और हम किस्मत को क्या, किस्मत में हमारे लिए कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे किस्मत में कुछ ऐसा अच्छा लिखा नहीं जो हम करें। कवि भी इससे निराश है, इसलिए वह अपनी किस्मत को कोस रहा है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।